नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस, इसका मैं क्वेश्चन आंसर और समरी पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ। और पंत जी की मुख्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन। और प्रकृति प्रेमी उनको बोला जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के छितेरे कवि माने जाते हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है पर्वत प्रदेश में पावस। कविता के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पर्वतीय प्रदेश में, यानी पर्वतीय इलाके में जहाँ पर बहुत सारा पहाड़ पर्वत होता है, उसमें अगर वर्षा होती है तो उस समय कितना सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है, इसके बारे में इस कविता में दिया गया है। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय प्रदेश, पहाड़ वाले इलाके। अब पावस मतलब वर्षा ऋतु। तो इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने पर क्या होता है, प्रकृति बहुत ही सुंदर रूप बदलती रहती है। पर्वत के नीचे दर्पण जैसा तालाब वहाँ पर उपस्थित है। पर्वत पर हजारों फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि फूल पर्वत की आंखें हो, जिनसे वह बार बार दर्पण में अपना विराट स्वरूप देख रहा हो। पर्वत से गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत की गौरव गाथा गा रही हो। चोटियों पर खड़े पेड़ हमारी महत्वाकांक्षाओं के समान ऊंचे हैं। वे मानो चुपचाप, अपलक और चिंता मग्न होकर नीले आकाश को निहार रहे हैं। अचानक बादल ऐसे ऊपर उठे मानो पूरा पहाड़ अपने पंख फरफराकर उड़ चला हो। झरने दिखना बंद हो गए हों, उनका शोर रह गया हो। बादलों के कारण साल के पेड़ धरती में धंसे हुए जान पड़ते हैं। तालाब से उठता धुआं देखकर लगता है मानो तालाब जल गया हो। इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखला रहे हो। तो इसमें यह भी दिया गया है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रवृत्ति प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज, महाकार जिनके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इसमें यह कविता है पर्वत प्रदेश में पावस का। तो इसका नीचे शब्दार्थ भी दिया गया है। पावस मतलब वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश मतलब पहाड़ी क्षेत्र, पल पल मतलब छन छन। तो इसमें आप अर्थ भी याद कर सकते हैं। और इसका जो है सब भावार्थ मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। पर पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रहे हो। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज, महाकार जिनके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इसमें ऐसा लग रहा था कि वे फूल मानो अब पर्वत की आंखें थी। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजारों आंखें मतलब सहस्त्र दृढ़ सुमन फार, सहस्त्र मतलब हजार हजार आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांव के पास एक विशाल तालाब था, जिनके चरणों में पला ताल
उस पर्वत के पांव के पास एक विशाल तालाब था। दर्पण सा फैला है विशाल, जो दर्पण के समान साफ, स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें से पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। तो इसका अर्थ यही है। दूसरा पैराग्राफ में यह दिया है कि गिरि का गौरव गा गा कर, झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती सी लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इसमें अर्थ दिया गया है, गिरि का मतलब पर्वत होता है, पहाड़ होता है, गौरव का मतलब महिमा होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, इसका भावार्थ देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हो। ये झरझर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हों। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना भर जाती है। वे उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं। पहाड़ की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठी आकांक्षाओं के समान लंबे हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन और पलक अटल और चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हों। तीसरा पैराग्राफ में यह कहा गया है, उड़ गया अचानक लोभ उधर फरका अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गया धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया तालियों, जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजार। तो इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें भावार्थ इस तरह इसका है, कवि कहता है कि लो उधर देखो, उड़ गया अचानक लोभ उधर, लो उधर देखो, लगता है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों को फरफराता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। आशा यह है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं, बस उनकी झरझर आवाज़ शेष रह गई है। तुरंत बाद उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। साल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धंसे हुए प्रतीत हो रहे हैं कि लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहा है। आशा यह है कि वर्षा में पहाड़ पर छन छन में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। इसमें बच्चों मैं एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी पढ़ा रही हूँ। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर प्रकृति के परिवर्तन को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, पावस ऋतु में प्रकृति नए नए रूपों में हमारे सामने आती है। मतलब वर्षा ऋतु जब होती है तो प्रकृति में नए नए परिवर्तन होने लगते हैं। धरती गीली हो जाती है, तालाब भर जाते हैं, उनमें से पहाड़ों का प्रतिबिंब झांकने लगता है। कभी विशाल आकार के चमकीले बादल पहाड़ के समान आकाश में उड़ते प्रतीत होते हैं। कभी अचानक वर्षा हो जाती है, कभी साल के वृक्ष बादलों के बीच धंसे से जान पड़ते हैं, कभी तालाबों से धुआं निकलने लगता है। इस प्रकार पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में प्रकृति नए नए रूप रंग लेकर प्रकट होती है। दूसरा प्रश्न, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग कहाँ यहाँ क्यों किया है। उत्तर, मेखलाकार का अर्थ है कमरबंद या करधनी के आकार का गोलाईदार उभार वाला। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। तीसरा प्रश्न, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। उत्तर, सहस्त्र दीर्घ सुमन का तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल
जो पहाड़ की आँखों के समान प्रतीत हो रहे थे। कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में अपना विशाल आकार मतलब शरीर को निहार कर देख रहे हैं। इसके लिए आँखों की आवश्यकता थी, इसलिए कवि ने सुमनों को पहाड़ का यानी फूलों को पहाड़ का नेत्र कहा है। चौथा प्रश्न, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? उत्तर, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ की है, क्योंकि दर्पण साफ, स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखने में सक्षम होता है। तालाब में भी ये तीनों गुण थे, इस कारण उन्होंने तालाब की समानता दर्पण से की है। पांचवा प्रश्न, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से उठकर आकाश की ओर देखकर सोच रहे थे कि वे कब आकाश को छू लेंगे, वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे। वे मन में उच्च आकांक्षा धारण किए हुए थे, वे मानव की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करते हैं। छठा प्रश्न, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अंबर ने अचानक धरती पर वर्षा के वाहनों का आक्रमण कर दिया था। सातवां प्रश्न, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? अथवा धस गए धरा में सभय साल की कल्पना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, झरने गिरी के गौरव गान गा रहे हैं कर रहे हैं। उन्होंने बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। अब ख का रहेगा आप लोगों को भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर, तो इसका किस तरह आशय इस तरह लिखेंगे? इसका आशय यह है कि आकाश में उठे हुए काले काले बादलों से अचानक ऐसी जोरदार वर्षा हुई कि मानो आकाश ने धरती पर वर्षा रूपी बाणों से आक्रमण कर दिया हो। दूसरा, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर अद्भुत प्राकृतिक रंग रूप बदल रहे थे। कभी अचानक बादल उठ खड़े होते थे, कभी वर्षा होने लगती थी, कभी तालाब से धुआं उठने लगता था। इन सब अचरज भरे कारनामों को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं इंद्र भगवान बादलों के विमान पर बैठकर जादुई खेल दिखा रहे हैं। तीसरा, गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका उत्तर है, पहाड़ की छाती पर उगे हुए लंबे लंबे पेड़ उच्चाकांक्षा के समान लंबे थे। वे मानो आकाश की छाती को छूने की चिंता में मौन होकर उसे अपलक निहार रहे थे। वे एकटक शांत आकाश को देखकर कुछ सोच रहे थे, मानो आकाश को छूने के उपाय सोच रहे हों। आगे कविता का सौंदर्य है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। 2012 में भी यह पूछा गया है। और अथवा इसमें यह है कि कविता में प्राकृतिक उपादानों में मानवोचित क्रियाओं की कल्पना की गई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग विविधता पूर्वक किया गया है। कवि के लिए प्रकृति के सब अंग मानवीय चेतना से परिपूर्ण है। उन्हें झरने यशोगान करने वाले गायक प्रतीत होते हैं। पहाड़ हजार हजार आँखों से अपना विशाल आकार निहारता हुआ विराट देव प्रतीत होता है। तालाब भी पहाड़ की कृपा से पलित शिशु प्रतीत होता है। पेड़ उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर शांत आकाश को छूने के लिए विचार मग्न से प्रतीत होते हैं। कवि को ऐसा लगता है अचानक उठे बादल कोई उड़ता हुआ पहाड़ है जो बादल रूपी पंख फरफराकर उड़ गया है। बादलों का अचानक बारिश करना उन्हें आक्रमण प्रतीत होता है। साल के वृक्ष भयभीत लगते हैं। प्रकृति के यह सब कौतुक क्रियाएं भगवान इंद्र का खेल प्रतीत होती है। मानवीकरण के 2 उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। धस गए धरा में सभय साल मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फार अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार।
दूसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? क का अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, ख का शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, ग का कविता की संगीतात्मकता पर। उत्तर, अन्य कविताओं के समान इस कविता का सौंदर्य भी किसी एक कारण पर निर्भर नहीं है। ये तीनों कारण इस कविता को सुंदर बनाने में सहयोग दे रहे हैं। उदाहरणतया क का अनेक शब्दों की आवृत्ति, इस कविता में अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है। इसे अलंकारिक भाषा में कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसके कारण कविता में एक गति, तीव्रता और उमंग आई है। कुछ उदाहरण देखिए। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, गिरिका गौरव गाकर झरझर, गिरिवर के उर से उठ उठकर। इसमें झरझर तथा उठ उठ अपेक्षाकृत गतिशील पुनरुक्तियां हैं। ये क्रिया शब्द होने के कारण कविता की गति और शक्ति को तीव्र करते हैं। ख का शब्दों की चित्रमयी भाषा, पंत जी ने चित्रात्मक शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया है। उदाहरणतया मेखलाकार पर्वत अपार, इसमें पर्वत को करधनी या कमरबंद के आकार वाला बताया गया है। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, इसमें पहाड़ पर उगे फूलों को आंख फारे विशाल व्यक्तित्व के समान चित्रित किया गया है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, इसमें पहाड़ को अचानक उड़ता हुआ दिखाया गया है। ग का कविता की संगीतात्मकता, इस कविता में संगीत, लय, तुक का भी ध्यान रखा गया है। कवि ने अंत्यानुप्रास का निर्वाह किया है, परंतु हम कह सकते हैं कि इस कविता में शेष दोनों उपर्युक्त गुण अधिक प्रबल हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, निम्न स्थल देखिए। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलातार दर्पण सा फैला है विशाल। दूसरी तरफ यह है कि मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फरका अपार पारद के पर। आगे है योग्यता विस्तार। इस कविता में वर्षा ऋतु में होने वाली प्राकृतिक परिवर्तनों की बात कही गई है। आप अपने यहाँ वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से यह एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।